सोचिए अगर एक ऐसा वायरस हो जो कुछ ही दिनों में इंसान को बेहद कमजोर बना दे, तेज बुखार, उल्टी, दस्त और शरीर के अंदर ब्लीडिंग जैसी खतरनाक समस्याएं पैदा कर दे। इबोला वायरस दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में गिना जाता है। इसके नाम से ही कई देशों में डर फैल चुका है। जब अफ्रीका में इसका बड़ा आउटब्रेक आया था, तब हजारों लोगों की जान चली गई थी और पूरी दुनिया के डॉक्टर और साइंटिस्ट चिंता में आ गए थे। लेकिन क्या इबोला सच में उतना डरावना है जितना फिल्मों और न्यूज में दिखाया जाता है? आज हम इसी वायरस की पूरी सच्चाई आसान भाषा में समझेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इबोला वायरस आखिर होता क्या है, यह इंसानों में कैसे फैलता है, इसके शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं और यह शरीर को अंदर से कितना नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इबोला हवा से फैलता है कि नहीं, क्या इसका इलाज संभव है कि नहीं और डॉक्टर इससे बचाव के लिए क्या करते हैं। कई लोगों के मन में इबोला को लेकर कई गलतफहमियां भी है, जिन्हें हम आसान तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी समझ बढ़ाने के साथ साथ आपको जागरूक भी बनाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि इबोला वायरस एक्चुअल में है क्या। इबोला एक बेहद ही खतरनाक वायरस है जो इंसान के शरीर में गंभीर इंफेक्शन पैदा कर सकता है। यह वायरस मुख्य रूप से शरीर की डिफेंस सिस्टम और ब्लड वेजल्स पर हमला करता है। जब यह शरीर में प्रवेश करता है, तब धीरे धीरे कमजोरी, तेज बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण शुरू हो सकते हैं। कई मामलों में यह बीमारी इतनी तेजी से बढ़ती है कि शरीर के अलग अलग अंग सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से इबोला को दुनिया की सबसे खतरनाक वायरल बीमारियों में गिना जाता है। यह बीमारी इंसान को अंदर से बहुत ही तेजी से कमजोर कर सकती है। इबोला वायरस एक खास वायरस फैमिली से जुड़ा होता है, जिसे हम फिलोवायरस कहते हैं। यह वायरस शरीर की कोशिकाओं के अंदर घुसकर तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। इसके बाद शरीर की इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है, रिएक्ट करने लगती है, जिससे सूजन और ब्लीडिंग जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। कई बार मरीज के शरीर के अंदरूनी अंगों में भी नुकसान शुरू हो जाता है। यही कारण है कि इबोला को सिर्फ एक सामान्य बुखार नहीं माना जाता। अगर समय पर इलाज और देखभाल न मिले तो यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आइए जानते हैं इबोला वायरस के इतिहास को थोड़ा ब्रीफ में। इबोला वायरस की पहचान सबसे पहले साल 1976 में हुई थी। उस समय अफ्रीका के दो देशों कोंगो और सूडान में अचानक एक रहस्यमय बीमारी फैलने लगी थी। मरीजों में तेज बुखार, कमजोरी और ब्लीडिंग जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर और साइंटिस्ट शुरुआत में समझ ही नहीं पाए कि यह कौन सी बीमारी है, कौन सा वायरस है। बाद में जांच के दौरान पता चला कि एक नया और बेहद ही खतरनाक वायरस है। कोंगो में जिस इलाके के पास यह बीमारी मिली थी, वहां इबोला नाम की एक नदी मौजूद थी। इसी नदी के नाम पर इस वायरस का नाम इबोला वायरस रखा गया। शुरुआती आउटब्रेक के दौरान कई गांवों में तेजी से यह संक्रमण फैलने लगा था। उस समय मेडिकल सुविधाएं बहुत सीमित थी और लोगों को यह नई बीमारी के बारे में, नए वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। कई मरीजों का इलाज बिना सुरक्षा के किया जा रहा था, जिससे डॉक्टर और नर्स भी संक्रमित होने लगे। कुछ जगहों पर संक्रमित सुइयों का दोबारा इस्तेमाल भी बीमारी फैलने का कारण बना था। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने समझा कि यह वायरस संक्रमित खून और जो शरीर के फ्लूइड्स होते हैं उसके संपर्क से फैलता है। इसके बाद इबोला को कंट्रोल करने के लिए सख्त मेडिकल प्रोटोकॉल्स बनाए जाने लगे। इबोला का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक आउटब्रेक साल 2014 से 2016 के बीच में पश्चिम अफ्रीका में देखा गया। लाइबेरिया, सियरा लियोन और गिनी जैसे देशों में हजारों लोग इस वायरस से संक्रमित हुए और बड़ी संख्या में मौतें भी हुई। कई अस्पताल मरीजों से भर गए थे और लोगों में भारी डर का माहौल बन गया था। कुछ इलाकों में लोग अस्पताल जाने से भी डरने लगे थे। इस दौरान पूरी दुनिया की नजर इस बीमारी पर टिकी गई थी। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू हुई और कई देशों ने यात्रा संबंधित सावधानियां भी बढ़ा दी थी। इस बड़े संकट के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कई देशों के साथ मिलकर बीमारी को कंट्रोल करने का काम शुरू किया। डॉक्टर की टीम, मेडिकल सप्लाई और इमरजेंसी हेल्थ यूनिट्स प्रभावित इलाकों में भेजी गई। इसके बाद 2018 में कोंगो में फिर से इबोला आउटब्रेक सामने आया, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती वहां के कॉन्फ्लिक्ट एरिया थे, जहां हिंसा और असुरक्षा के कारण मेडिकल टीमों को काम करने में काफी दिक्कतें, काफी कठिनाई हो रही थी।
इसके बावजूद लगातार प्रयासों से धीरे धीरे बीमारी को कंट्रोल किया गया और इबोला से लड़ने के नए तरीके विकसित हुए। आइए समझते हैं इबोला वायरस कैसे फैलता है। इबोला वायरस मुख्य रूप से संक्रमित इंसान के खून और शरीर से निकलने वाले फ्लूइड के संपर्क से फैलता है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड, उल्टी, पसीना, लार, यूरिन या अन्य फ्लूइड किसी दूसरे इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो संक्रमण फैल सकता है। कई मामलों में संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बेडशीट या इस्तेमाल की गई चीजें भी वायरस फैला सकती है। यही कारण है कि इबोला के मरीज की देखभाल करते समय डॉक्टर और नर्स पूरी सुरक्षा अपनाते हैं। यह वायरस शरीर के बाहर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता, लेकिन सीधे संपर्क में आने पर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इबोला वायरस की शुरुआत जानवरों से हुई, खास करके फ्रूट बेट्स यानी कि फल खाने वाले चमगादड़ों को इसका मुख्य स्रोत माना जाने लगा। इसके अलावा बंदर और चिंपैंजी जैसे जानवर भी इंसानों में संक्रमण फैलने के मामले सामने आए थे। जब लोग संक्रमित जानवरों के खून या फिर मांस के संपर्क में आते हैं तब वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है। अफ्रीका के कुछ इलाकों में जंगली जानवरों का शिकार और उनका मांस खाने की जो परंपरा है वो भी इस बीमारी के फैलने का एक कारण मानी गई है। इबोला को लेकर कई लोगों में गलतफहमियां भी होती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यह वायरस सामान्य हवा से तेजी से फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इबोला कोविड जैसी एयरबोर्न बीमारी नहीं मानी जाती। यह आमतौर पर संक्रमित फ्लूइड के सीधे संपर्क से फैलता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के पास अगर आप खड़े होते हो तो हर बार संक्रमण नहीं होता। हालांकि अगर संक्रमित व्यक्ति की उल्टी, खून या फिर अन्य फ्लूइड के संपर्क में कोई आ जाए तो खतरा बढ़ भी सकता है। इसलिए सावधानी रखना काफी जरूरी है, लेकिन बिना वजह डरना भी सही नहीं माना जाता। अस्पतालों में इबोला बहुत ही तेजी से फैल सकता है, खास करके तब जब सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन न किया जाए। अगर डॉक्टर, नर्स या फिर परिवार के लोग बिना ग्लव्स और प्रोटेक्टिव कपड़ों के मरीजों को छूते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। कई अफ्रीकी देशों में अंतिम संस्कार के दौरान मृत शरीर को छूने या फिर नहलाने की परंपरा भी संक्रमण फैलने की बड़ी वजह बनी थी, क्योंकि मौत के बाद भी वायरस कुछ समय तक शरीर में मौजूद रह सकता है। इसी कारण इबोला आउटब्रेक के दौरान सुरक्षित फ्यूनरल रिचुअल्स पर भी काफी जोर दिया गया। आइए अब समझते हैं इबोला वायरस के लक्षणों के बारे में। इबोला के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य फ्लू जैसे लगते हैं, इसलिए शुरुआत में इस बीमारी को पहचानना काफी मुश्किल हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश महसूस हो सकती है। कई लोगों को शुरुआत में लगता है कि यह सिर्फ वायरल फीवर या फिर सामान्य इन्फेक्शन है, लेकिन इबोला में शरीर के अंदर वायरस तेजी से फैलने लगता है। यही वजह है कि कुछ दिनों के बाद मरीज की हालत अचानक खराब होने लगती है। शुरुआती लक्षण साधारण दिखने के बावजूद यह बीमारी अंदर ही अंदर शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। आमतौर पर संक्रमण के कुछ दिनों के बाद लक्षण और ज्यादा गंभीर और स्पष्ट होने लगते हैं। मरीज को उल्टी, दस्त और तेज कमजोरी महसूस हो सकती है। कई लोगों की भूख खत्म हो जाती है और शरीर में पानी की कमी होने लगती है। कुछ मामलों में त्वचा पर रैशेस भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे जैसे वायरस शरीर में फैलता है, मरीज की हालत तेजी से बिगड़ सकती है। शरीर की इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार यही प्रतिक्रिया शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगती है। इसी कारण इबोला के लक्षण धीरे धीरे बेहद ही खतरनाक रूप ले सकते हैं। बीमारी के गंभीर स्टेज में कुछ मरीजों में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, यानी कि शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, जो काफी खतरनाक स्थिति मानी जाती है। कई बार नाक से खून आना, मसूड़ों से ब्लीडिंग या फिर उल्टी में खून आने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि हर मरीज में ब्लीडिंग हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन गंभीर मामलों में यह समस्या काफी ज्यादा देखी गई है। अगर समय पर इलाज न मिले तो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट प्रभावित होने लगते हैं। धीरे धीरे ऑर्गन फेल्योर की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। आइए समझते हैं कि शरीर के अंदर इबोला वायरस क्या करता है। जब इबोला वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तब यह सबसे पहले शरीर की इम्यून सिस्टम पर हमला शुरू कर देता है। सामान्य रूप से हमारी डिफेंस सिस्टम वायरस और बैक्टीरिया से लड़कर शरीर को बचाती है, लेकिन इबोला इस सिस्टम को ही गड़बड़ा देता है।
वायरस शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाकर तेजी से बढ़ने लगता है और इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने लगती है, एक्टिव हो जाती है। इस खतरनाक स्थिति को साइटोकाइन स्ट्रॉम भी कहा जाता है, यानी कि शरीर खुद को बचाने की कोशिश में इतनी तेज प्रतिक्रिया देने लगता है कि वही प्रतिक्रिया शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसी वजह से मरीज की हालत तेजी से बिगड़ सकती है। इबोला का असर सिर्फ इम्यून सिस्टम तक सीमित नहीं रहता, यह शरीर की ब्लड वेजल्स यानी कि खून की जो नलियां होती है उसे भी नुकसान पहुंचाने लगता है। धीरे धीरे ब्लड वेजल्स कमजोर होकर लीक करने लगती है, जिससे शरीर के अंदर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है, यानी जहां खून रुकना चाहिए वहां नहीं रुकता और जहां नहीं जमना चाहिए वहां पर जमने लगता है। इसी कारण शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषण सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। इससे मरीज बहुत ही ज्यादा कमजोर और गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स प्रभावित होने लगते हैं। लीवर ठीक से काम करना बंद कर सकता है, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। किडनी फेल होने लगती है और शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं। कई मरीजों में ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा गिर जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में शॉक कहा जाता है। इस स्थिति में शरीर के ऑर्गन्स तक पर्याप्त खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते। अगर समय पर इलाज और सपोर्टिव केयर न मिले तो मरीज की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। आइए जानते हैं इबोला वायरस का डायग्नोसिस यानी कि निदान कैसे होता है। इबोला की पहचान करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल फीवर जैसे ही दिखाई देते हैं। डॉक्टर सबसे पहले मरीज के लक्षण, ट्रैवल हिस्ट्री और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क की जानकारी लेते हैं। इसके बाद पीसीआर टेस्ट किया जाता है, जो शरीर में वायरस के जेनेटिक मटेरियल को पहचानने में मदद करता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट भी किए जा सकते हैं। ब्लड टेस्ट से शरीर की स्थिति और ऑर्गन्स पर पड़ रहे असर का पता चलता है। सही समय पर टेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में वायरस की मात्रा कम होने पर रिपोर्ट पहचानना काफी मुश्किल हो सकता है। इबोला का शक होते ही मरीज को तुरंत आइसोलेशन में रखा जाता है। इसका मतलब होता है कि मरीज को बाकी लोगों से अलग रखना, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम से कम हो, क्योंकि इबोला संक्रमित खून और जो शरीर के फ्लूइड्स होते हैं उससे फैल सकता है। इसलिए डॉक्टर और नर्स विशेष सुरक्षा कपड़े पहनकर मरीज का इलाज करते हैं। अगर आइसोलेशन सही तरीके से न किया जाए तो अस्पतालों में भी संक्रमण तेजी से फैल सकता है। कई बार शुरुआती दिनों में लक्षण सामान्य होने की वजह से मरीज देर से अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे बीमारी पहचानना और उसे कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इबोला जैसे खतरनाक वायरस की जांच सामान्य लैब में नहीं की जाती। इसके लिए विशेष हाई सिक्योरिटी लैब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां बेहद ही सख्त सुरक्षा नियम लागू होते हैं। इन लैब्स में काम करने वाले साइंटिस्ट विशेष प्रोटेक्टिव जो सूट है वो पहनते हैं, ताकि वायरस बाहर न फैल सके। मरीज के ब्लड सैंपल को बहुत ही सावधानी से हैंडल किया जाता है, संभाला जाता है, क्योंकि छोटी सी गलती भी संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। यही कारण है कि इबोला की जांच और इलाज के दौरान सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। आइए समझते हैं इबोला वायरस का इलाज किस तरह से होता है। इबोला का कोई ऐसा जादुई इलाज नहीं है जो तुरंत वायरस को खत्म कर दे, लेकिन सही समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर सबसे पहले सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि शरीर को इतना मजबूत बनाए रखते हैं कि वह वायरस से लड़ सके। मरीज को आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो, क्योंकि लगातार उल्टी और दस्त से मरीज में तेजी से डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन सपोर्ट और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी दिए जाते हैं, ताकि शरीर के ऑर्गन्स सही तरीके से काम कर सके। इबोला में कई बार मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा गिरने लगता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए डॉक्टर ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। मरीज की सांस, हार्ट रेट और ऑर्गन्स पर लगातार नजर रखी जाती है। गंभीर संक्रमण वाले मरीजों को आईसीयू में भर्ती किया जाता है, वहां पर रखा जाता है। अगर शरीर को सही सपोर्ट सही समय पर मिल जाए तो इम्यून सिस्टम वायरस से बेहतर तरीके से लड़ पाती है। यही कारण है कि शुरुआत में ही मरीज की रिकवरी में बहुत ही ज्यादा फर्क पैदा हो सकता है। देर होने पर ऑर्गन फेलियर और शोक जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती है।
पिछले कुछ वर्षों में इबोला के लिए कुछ खास दवाइयां भी विकसित हुई। इनमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट शामिल है, जो वायरस को पहचान कर उसे कमजोर करने में मदद करते हैं। इन्माजेब और एबेंगा जैसी दवाइयों का इस्तेमाल कई मरीजों में किया गया है। इन दवाओं का उद्देश्य शरीर में वायरस के असर को कम करना और मरीज के बचने की संभावना बढ़ाना होता है। हालांकि ये दवाइयां सबसे ज्यादा असर तब दिखाती है जब बीमारी की पहचान जल्दी हो जाए, शुरुआत में हो जाए और इलाज समय पर शुरू किया जाए। इबोला से बचाव के लिए वैक्सीन भी विकसित की जा चुकी है। आरवीएसवी ज़ेबो वैक्सीन को कई आउटब्रेक्स के दौरान इस्तेमाल किया गया और इससे संक्रमण रोकने में काफी मदद भी मिली। खास करके हेल्थ केयर वर्कर और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए गए लोगों को यह वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन और बेहतर इलाज आने के बाद पहले की तुलना में मरीज के बचने की संभावना बढ़ी है, लेकिन आज भी सबसे जरूरी बात यही मानी जाती है कि बीमारी को जल्दी पहचाना जाए, मरीज को तुरंत आइसोलेट किया जाए और बिना देर किए सही ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। आइए वीडियो के आखिरी हिस्से में समझते हैं कि इबोला वायरस से बचाव कैसे किया जाता है। इबोला जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए सबसे जरूरी चीज है सावधानी और साफ सफाई। हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से साफ करना संक्रमण का खतरा कम कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी, पसीने या अन्य फ्लूइड के सीधे संपर्क से बचना भी काफी जरूरी माना जाता है। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स पीपी किट पहनते हैं, जिसमें ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े शामिल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति में इबोला के लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत आइसोलेशन में रखा जाए ताकि संक्रमण दूसरे लोगों तक न फैले। इबोला आउटब्रेक के दौरान मृत शरीर को संभालना भी बहुत ही सावधानी का काम होता है, क्योंकि मौत के बाद भी वायरस कुछ समय तक शरीर में मौजूद रह सकता है। इसी कारण सेफ फ्यूनरल प्रैक्टिसेस यानी कि सुरक्षित तरीके से अंतिम संस्कार हो, वो भी देखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर को बिना सुरक्षा छूना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा जंगली जानवर, खास करके चमगादड़, बंदर और चिंपैंजी के संपर्क से भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। संक्रमित जानवरों के खून या मांस के संपर्क से वायरस इंसानों में प्रवेश कर सकता है, इसलिए एनिमल हैंडलिंग के दौरान विशेष सावधानी जरूरी मानी जाती है। अगर किसी इलाके में इबोला आउटब्रेक चल रहा हो तो वहां यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी रखना काफी जरूरी माना जाता है। लोगों की भीड़भाड़ वाले संक्रमित क्षेत्रों से बचने और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और मेडिकल स्टाफ सबसे ज्यादा जोखिम में माने जाते हैं, क्योंकि वे संक्रमित मरीजों के सीधे संपर्क में रहते हैं। इसलिए उनके लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है। सही जानकारी, समय पर सावधानी और सुरक्षित व्यवहार अपनाकर इबोला जैसे खतरनाक वायरस के फैलाव को काफी हद तक रोका जा सकता है। तो आइए समझते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर इबोला वायरस भले ही दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में गिना जाता हो, लेकिन सही समय पर सावधानी और इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस बीमारी ने पूरी दुनिया को यह समझाया कि किसी भी वायरस को हल्के में लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जागरूकता, जल्दी पहचान, तुरंत आइसोलेशन और सही ट्रीटमेंट कई लोगों की जान बचा सकते हैं। आज साइंस ने इबोला के खिलाफ वैक्सीन और नई दवाइयां विकसित कर ली है, जिससे मरीजों के बचने की संभावना पहले से बेहतर हुई है। सही जानकारी, विज्ञान और तैयारी के दम पर इंसान बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना कर सकता है। तो यह थी सामान्य जानकारी इबोला वायरस के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।